स्टूडेंट, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये वाला हमारा जो चैप्टर चल रहा था, इसके हम कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा मराठों से लड़ाई। इससे पहले हमने मैसूर से लड़ाई देखी थी, टीपू सुल्तान के बारे में देखा था। उसके बाद हमने मराठों से लड़ाई, इसका डिस्कशन किया था। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कस कर रहा था वो मराठों से लड़ाई रहा था। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे, उसके बाद ये वाले देखे, ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि मैसूर के बाद उन्होंने टीपू सुल्तान के बाद उन्होंने क्या है, मराठों को भी नहीं छोड़ा और उनसे भी उनके युद्ध हुए थे, वॉर हुए थे। तो इस तरह से वो धीरे धीरे, आप क्या देख रहे हो कि वो धीरे धीरे सारे जो एक तरह से रियासतें थी या राज्य जो थे, अपने में उनको क्या है इंक्लूड करते जा रहे थे या अपने में शामिल करते जा रहे थे। कंपनी अपनी सत्ता बढ़ाती जा रही थी। तो लास्ट टाइम हमने इसका देख लिया था मराठों का। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्चता का दावा। अब देखो, ये सर्वोच्चता का दावा करेंगे कौन? ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स ही करेंगे सर्वोच्चता का दावा, कि वो खुद को कहेंगे सुप्रीम, कहेंगे वो कहेंगे कि जो हम हैं वो क्या है, सर्वोच्च हैं। और वो इसी चीज़ के लिए कहेंगे कि जो सर्वोच्च वो हैं, तो इसलिए भारतीय राज्यों के ऊपर जो मतलब उनका जो दबाव है वो इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। अपने हितों की रक्षा के लिए जो जितनी भी भारतीय रियासतें थी उनका अधिग्रहण करने की कोशिश करेंगे, उन पर एक तरह से अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ये सर्वोच्चता की, देखो हमने शुरुआत में जब पढ़ा था हमने देखा था ना कि कुछ नीतियाँ ये इम्प्लीमेंट करेंगे, जो ब्रिटिशर्स थे कुछ नीतियाँ लाएंगे। उन नीतियों के थ्रू क्या है, ये जो भारतीय रियासतें थी उनको क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेंगे। तो हालांकि कुछ गवर्नर जो थे उन्होंने अलग अलग अपनी क्या है नीतियाँ मतलब स्टार्ट करी थी, या उनको अपने तरीके से मतलब जो है स्टेटों को या भारतीय रियासतों को अपने कंपनी में शामिल किया था। तो उनको नीतियाँ कहा गया था। और जिसने स्टार्ट करी थी, किसने कौन सी नीति स्टार्ट करी थी, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नीति वाइज। तो ये जो सर्वोच्चता का दावा जो था वो भी एक नीति ही थी। तो वो किसके द्वारा लाई गई थी, मतलब कौन गवर्नर जनरल था, ये नीति एक्चुअल में क्या थी, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सर्वोच्चता का दावा उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। कि मतलब जो हमने अभी तक एग्जाम्पल देखे कि उन्होंने मैसूर से भी झगड़ा किया था, मराठों से भी उनकी लड़ाई हुई थी, ऐसे धीरे धीरे वो रियासतों को अपने में मिला रही थी। तो इन सब से हमें ये पता चलता है इन विवरणों से कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्या है, जो अपना जो क्षेत्रीय विस्तार है उसकी जो आक्रामक नीति क्या है उस पर चली आ रही थी। वो लॉर्ड हेस्टिंग ने, जो शुरुआत में हमने पढ़ा था ना कि जो भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ये वो वाले हेस्टिंग नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। तो इन्होंने, जब इनका माना जाता है टाइम पीरियड जो एक तरह से कहेंगे 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे। ये इनका टाइम पीरियड है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नीति की शुरुआत की गई थी। मैंने कहा ना कि हर एक जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने ज़्यादातर उन्हें अपनी नीतियाँ इम्प्लीमेंट की थी या स्टार्ट करी थी, और उनके थ्रू जो भारतीय रियासतें उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया था। तो जो इनकी जो नीति थी वो कौन सी थी? सर्वोच्चता की नीति। बेटा ये अंडरलाइन जरूर कर लेना कि जो सर्वोच्चता की नीति थी उसे कौन लाया था? वॉरेन हेस्टिंग। इनका शासनकाल था 1813 से 1823। और कौन सी नीति की शुरुआत करी थी? सर्वोच्चता की। अब ये सर्वोच्चता की नीति आखिर में क्या थी? कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। अब यही सर्वोच्चता का मतलब है कि कंपनी ये कहती थी कि जो उनकी सत्ता है या उनकी पावर है वो सुप्रीम है, वो सर्वोच्च है, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। इसलिए क्या है, वो सर्वोच्च है इसीलिए कि जो भारतीय रियासतें उनसे क्या है या राज्यों से वो ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास रख सकती है। कि वो अपना जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि अपने जो हितों की रक्षा करने के लिए, किनके हितों की? कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए
कंपनी क्या कर सकती है कि भारतीय जो जितनी भी रियासतें उनका अधिग्रहण कर सकती है, मतलब अपने में शामिल कर सकती है, अपनी कंपनी में शामिल कर सकती है और उनको अधिग्रहण करने की धमकी भी दे सकती है और अपने पास भी रख सकती है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजी नीतियों में दिखाई देने लगी और ये जो सोच है, जो सर्वोच्चता की नीति ये वॉरेन हेस्टिंग्स लाए थे, ये बाद की जो नीतियां थी उनमें भी ये नीति दिखाई देने लगी कि वो खुद को क्या है, सर्वोच्च मानते थे। जैसे दिख रहे हैं ना, ये बड़े अपने नवाबी उससे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, सब सुप्रीम कोई नहीं है, जो हूँ सब मैं हूँ। ये वॉरेन हेस्टिंग्स है। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। अब देखो, वो सर्वोच्चता का दावा कर रहे हैं कि हम ही सुप्रीम है, सब कुछ हम ही करेंगे, मतलब जो होगा वो हमारे ऊपर ही रहेगा। बट ये तो ज़रूरी नहीं है कि कोई रोक टोक नहीं करेगा उन्हें, कि हालांकि वो युद्ध पे युद्ध जीते जा रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर भी कोई तो ऐसा होगा जो उनके खिलाफ खड़ा होगा, कोई तो होगा जो उनसे कहेगा कि भाई तुम गलत हो। क्योंकि जब इतना गलत करोगे तो कोई उनमें से एक तो हिम्मत करेगा ही। तो ये उनकी जो प्रक्रिया थी वो बेरोक टोक नहीं चली, इसमें भी लोगों ने उनको रोका था। कौन वो लोग थे, किसने कहाँ पर रोका, किस तरह से उनके लिए खिलाफ गए, या सारी कुछ इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर, बेटा ये कर्नाटक में है, फिलहाल जो कर्नाटक है वहाँ पर एक कित्तूर है जगह, वहाँ पर कित्तूर एक छोटा सा राज्य था, उसको राज्य जो था उसको कब्जे में करने का प्रयास किया था किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। तो क्या था कि वहाँ की रानी थी, रानी चेमन्ना ने क्या है, हथियार उठा लिए थे। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे जो स्टेट है या मेरे राज्य को कब्जे में नहीं कर सकते। उन्होंने क्या, हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, आंदोलन छेड़ दिया कि भाई मैं लड़ूंगी। 1823 में उन्होंने, जैसे हमारे नॉर्थ की तरफ आपका जो झांसी की रानी है, उसी तरह दक्षिण की झांसी की रानी कौन है, कित्तूर की रानी चेन्नन्ना, इसकी स्मृति में ये मूर्ति बनाई गई है कर्नाटक में ही। तो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया और 1824 में क्या है, उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, भाई आंदोलन छेड़ेंगी तो ब्रिटिशर्स गिरफ्तार भी करेंगे, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया उनको 1824 में। उसके बाद उनको जेल में डाल दिया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। किनकी, रानी चेन्नन्ना की। अब ऐसा नहीं था कि रानी चेन्नन्ना तो गिरफ्तार हो गई, उनकी डेथ भी हो गई, अब कोई और नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, उनके जो आंदोलन को कोई और भी आगे बढ़ाएगा, कोई तो बोलेगा कि भाई ऐसे कैसे हमारी रानी को मार सकते हैं, कोई तो खड़ा होगा हिम्मत करके। तो रानी चेन्नन्ना के बाद कित्तूर में ही स्थित एक सांगोली करके एक गरीब जो चौकीदार, रानन्ना ने ये प्रतिरोध, मतलब सांगोली एक जगह बेटा, वहाँ का एक चौकीदार था रानन्ना, उनने इस प्रतिशोध को जारी रखा। किसको, इस आंदोलन को, इस प्रतिशोध को, मतलब बदले को, कि भाई इन्होंने हमारी रानी के साथ ऐसा किया, अब हम भी बदला लेंगे। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सिविलों, मतलब उसको चारों तरफ से जब हेल्प मिल रही थी, देखो कोई जब आपकी रानी को इस तरह से हार्म पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा, जब आप उसके जो फॉलोअर्स हैं या उनको जो पसंद करने वाले हैं वो उनके हेल्प तो करेंगे ही। तो चौतरफा जब उनको हेल्प मिलने लगी तो बहुत सारे जो उन्होंने क्या है, ब्रिटिश सिविल और दस्तावेजों को क्या है, नष्ट कर दिया। भाई उसको तो बदला लेना था, तो उसने कई सारे जो ब्रिटिश सिविल हैं या दस्तावेज हैं उनको नष्ट कर दिया था। आखिरकार अंग्रेजों ने उनको भी पकड़ लिया। भाई कितनी देर तक भागेगा वो, मतलब उनसे बच के तो अंग्रेजों ने 1830 में पकड़ कर उसको फांसी पर लटका दिया। और प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण जो है आप आगे किताब में पढ़ेंगे, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ दक्षिण में ही ऐसा था, और भी आगे हम जो बुक में है पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने, जैसे हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कई लोगों ने मतलब ऐसे प्रतिशोध लिया था या खड़े हुए नजर आए थे या क्रांति में हिस्सा लिया था। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। देखो ये लोग यहाँ तो वो पावर तो स्प्रेड कर रही थी, बढ़ा रही थी, मतलब जो है इंडिया की जो रियासतें हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी मिला रही थी। लेकिन हमने शुरुआत में एक चीज़ और देखी थी कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ऐसे और भी जो कंपनी आई थी, जैसे आपके पुर्तगीज़ आए थे, आपके फ्रांसीसी आए थे, और भी मतलब जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग वहाँ से आई थी। तो ऐसे ही जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूस के इफेक्ट से या रूस के प्रभाव से, क्योंकि उस टाइम रूस अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और उससे डरी हुई थी कि कहीं वो यहाँ पर अपना कब्जा ना कर ले और फिर उसका क्या होगा, वो किस तरह से बिजनेस करेंगे या उनकी पावर चली जाएगी इस तरह से। तो उससे क्या है, कंपनी डरी हुई थी।
तो कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले, कि जो इसका प्रभाव है रूस का, जो अभी फिलहाल कहाँ है एशिया में, मतलब उत्तर पश्चिम में, और उससे पहल के अगर कहीं वो इंडिया को मतलब भारत की तरफ आ गया, उसको चपेट में ले लिया तो क्या होगा, मतलब तो वो डरी हुई थी कंपनी। इसी डर के चलते उन्होंने क्या किया, अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ये उत्तर पश्चिम की तरफ से क्या है, रूस के लोग आ जाएंगे, तो उन्होंने उस तरफ अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, या अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी थी, उसमें नियंत्रण करने की कोशिश करी थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं आके रूस अपनी पावर बढ़ा लेगा। तो उन्होंने क्या किया, 1838 से 1842 के बीच जो अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी, मतलब अफगान को अपने उसमें काबू में करने के लिए या अपने नियंत्रण में लाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और वहाँ उन्होंने मतलब कब से कब तक, 38 से लेकर 42 तक लड़ाई लड़ी। और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन क्या है, डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट शासन छोड़ के, मतलब वहाँ कोई अपना एक गवर्नर स्थापित नहीं किया, इनडायरेक्टली मतलब वहाँ पर अपना मतलब किसी को बिठा दिया होगा उनसे वो करके जो नेतृत्व करते हुए, और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का वहाँ शासन स्थापित हुआ, मतलब डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट वहाँ कंपनी का शासन स्थापित हो गया। 1843 में सिंध के कब्जे में, अब 1843 में उन्होंने सिंध को भी अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद अब बारी किसकी थी, अब जब सिंध का कंट्रोल में आ जाएगा, उन्होंने अफगानिस्तान कर लिया, फिर सिंध वाला एरिया कर लिया, जो कि सिंध आज के मतलब हम जैसे पाकिस्तान वगैरह कहते हैं, पाकिस्तान का एरिया वगैरह। लेकिन पहले तो इंडिया एक मतलब पूरा एक ही था ना, तब तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं था। तो अफगानिस्तान के बाद जो आपका सिंध वाला एरिया है वो अपने कंट्रोल में कर लिया उन्होंने 1843 में। अब क्या बचेगा, अब पंजाब की तरफ बढ़ेगा वो, कि भाई पंजाब भी उसके कंट्रोल में हो जाए। तो पंजाब की बारी थी। यहाँ देखता है कि वहाँ का राजा जो है महाराणा रणजीत सिंह, उसके सामने उनकी क्या है, दाल नहीं गली, कि भाई ज़रूरी थोड़े कि भाई यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक महाराणा रणजीत सिंह का दरबार लग रहा है, ये यहाँ पर आपके रणजीत सिंह हैं या बाकी के और जो रियासतों के राजा वगैरह हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो उनका क्या हुआ कि अब जो पंजाब की तरफ वो बढ़ रहे थे, तो लेकिन पंजाब में जो वहाँ के जो राजा थे रणजीत सिंह, उनके सामने कंपनी की दाल नहीं गली। उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान हो गया, सिंध हो गया कंट्रोल में, अब पंजाब को भी कर लेते। लेकिन पंजाब में उन्होंने देखा कि भाई वहाँ का जो राजा है बड़ा एक तरह से पावरफुल है, और उनके सामने उनकी पावर नहीं चली, दाल नहीं गली। तो उन्होंने वेट किया कि भाई ये मर जाए, कुछ हो जाए इसको, या फिर हट जाए, उसके बाद देखते हैं। तो 1829 में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, किन की मृत्यु हो गई थी, 39 में किन की मृत्यु हो गई, रणजीत सिंह की। उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने देखा कि अब रणजीत सिंह मर गए, और क्या है उनका जो उत्तराधिकारी आया उतना स्ट्रांग नहीं था जितना राणा रणजीत सिंह थे। तो उन्होंने उसके साथ पंजाब के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी इस रियासत के साथ, और आखिरकार 49 में उन्होंने क्या किया, पंजाब को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। किसने, कंपनी ने, कि अब पंजाब भी उनके हाथ में आ चुका था। तो इस तरह से ये सर्वोच्चता की नीति के तहत उन्होंने कई सारी रियासतें क्या हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला ली थी। ऐसी और भी कई नीतियां आई थी, ये तो सर्वोच्चता की नीति के तहत इनको मिलाया गया था। और ऐसी कौन सी नीतियां थी जिनके तहत उन्होंने रियासतें जो हैं अपने में मिला ली थी, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है विलय की नीति। ये भी एक नीति होगी जिसके थ्रू क्या है वो इंडिया की जो रियासतें हैं या भारतीय रियासतें उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लेंगे। अब ये नीति क्या थी, किसके द्वारा चलाई गई थी, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।